नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक चिंता वाला विषय है। साथ ही जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो है रशिया, यानी कि पुतिन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। रशिया को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, रशिया को क्या फ़ायदा होगा। जब से रशिया की जंग यूक्रेन से शुरू हुई है उसके बाद से सीरिया पर क्या असर पड़ा है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मामला सिर्फ इस देश का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की जितनी भी पूरी विश्व व्यवस्था से भी रिलेटेड है। यानी कि मुद्दा बड़ा है कि आखिर असद की सरकार जो इतने सालों से चल रही थी वो अचानक से वो सत्ता विद्रोहियों के हाथ में कैसे आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक अहम पहलू रूस का है जो करीब 10 साल से असद सरकार को बचा रही थी। यानी कि असद सरकार जो राज कर रही थी उसको बचाने के लिए रूस भी अपनी तरफ से पूरी मदद, पूरा सहयोग कर रहा था। चारों तरफ से रूस ही सीरिया को विद्रोहियों से बचा रही थी इतने सालों से। यानी कि दुश्मन बहुत थे, बचाने वाला रूस था। रूस एक सुप्रीम पावर है जो सीरिया को बचा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर पूरी सत्ता पलट गई। साल 2011 में असद सरकार के खिलाफ सीरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। उसी दौरान सेना की ताकत ने असद सरकार को कुचलना शुरू कर दिया था और तभी से विद्रोही जो थे वो हथियारबंद विद्रोही बनते चले गए। कई ऐसे छोटे छोटे गुट थे जो पूरा संगठन बन गया और उसके बाद ये तख्ता पलट हुआ है अब जाकर। सीरियाई राष्ट्रपति के शासन के खिलाफ विद्रोही गुट बनते हुए चले गए। इस बीच विद्रोहियों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी इस संगठन से जुड़ते हुए चले गए। यानी कि जो ये पूरा संगठन है उससे कई लोग, बड़े बड़े संगठन, कई ऐसी चीज़ें इसमें जुड़ती हुई चली गई। यानी कि पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई। फिर साल 2015 में असद सरकार गिरने ही वाली थी। यानी कि काफ़ी वक्त पहले से ही सरकार को गिराने का जो पूरा मसला था वो चल रहा था। तो 2015 में सरकार लगभग गिरने वाली थी, लेकिन रूस ने इसको एक अवसर की तरह लिया और फिर असद सरकार को बचाने के लिए सीधा रूस ने दखल दे दिया सीरिया की सत्ता के अंदर। रूसी सेना की सीरिया में इस तरह ही एंट्री हुई थी। रूस की मीडिया ईस्ट में भी मौजूदगी आ गई। यानी कि जब ये तमाम चीज़ें की जब सरकार गिर रही थी, जब रूस ने एंट्री ली तो उसके बाद से रूस का भी जो पट्टा था वो उसने अपना जमा लिया था। मिडिल ईस्ट में मौजूदगी रूस की भी बढ़ गई थी। पिछले महीने तक रूस ने असद सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखा था, लेकिन ये पिछले महीने की बात है और फिर इस महीने जो हुआ वो आप सब ने देखा कि कैसे तख्ता पलट हुआ है। अब रूस को क्या फ़ायदा हुआ है इन तमाम चीज़ों से, उसका पहले जिक्र करें तो सीरिया को सैन्य सहायता के बदले सीरियाई अधिकारियों ने रूस को हमीमिन में एयर बेस दिया हुआ था। यानी कि उस पर पट्टा था रूस का। इसके अलावा नेवल बेस पर भी 49 साल तक रूस का पट्टा था। वो इसलिए मिला था क्योंकि रूस सीरिया की मदद कर रहा था। सीरिया की तरफ से भी रूस को ये तमाम चीज़ें मुहैया की गई थी। इसके साथ ही रूस ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने पैर जमा लिए थे। इसके अलावा ये बेस अफ्रीका में और बाहरी रूसी सैन्य ठेकेदारों की आवाजाही के लिए एक अहम केंद्र माना जाता है, जिसमें अब रूस का भी पट्टा था, रूस भी इसमें शामिल था। फिर 2022 में रूस की जंग यूक्रेन के साथ छिड़ जाती है और रूस का जो फोकस है वो यूक्रेन की तरफ चला जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर असद की सरकार अब धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगी थी। तब से रूस को अमेरिका का तनाव, रूस में और अमेरिका में तनाव और ज़्यादा बढ़ने लगा था। अमेरिका रूस को कमज़ोर करना चाहता था, वो हर उन कड़ियों को जोड़ना चाहता था जिससे रूस कमज़ोर हो। दूसरी तरफ असद सरकार का एक और समर्थक यानी कि ईरान पर हाल ही में इजराइल ने हमला किया। तो वही सारे जो पॉइंटर्स हैं वो जुड़ते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग, इजराइल और ईरान की जंग। ईरान पर इजराइल की तरफ से हमले हुए, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी सीधा हमला किया गया था। ईरान पर ये हमले किए गए, लेबनान में हमला हुआ। अब ऐसे में सीरिया में जो असद है वो अकेले पड़ते हुए नज़र आने लगे थे। असद सरकार के जो बाहरी समर्थन थे यानी कि ईरान भी था, वो भी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि हिजबुल्लाह संगठन, लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है वो भी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। इसी मौके का फ़ायदा सीरिया के विद्रोही गुट ने उठाना शुरू कर दिया। हर कोई मौका परस्त सिचुएशन देखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर भी विद्रोही गुट ने ये फ़ायदा उठाया और एकजुट होकर असद की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। फिर 8 दिसंबर को बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा, जहां पर उन्हें रूस में शरण मिलती है।
सरकार गिरी और रूस में उनको शरण मिली, लेकिन रूस की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में अब कमज़ोर होती हुई नज़र आने लगी। इससे रूस को सीधे तौर पर कुछ नुकसान भी हुए हैं। सबसे पहले तो वो खुद कमज़ोर हो गया है, इसके अलावा उसका एक साथी यानी कि सीरिया में जो असद की सरकार थी, जो उसका बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो कमज़ोर अब हो चुका है, क्योंकि असद की जो सरकार है वो गिर चुकी है, वो खुद रूस में मौजूद है। मिडिल ईस्ट में रूस का प्रभाव अब कम होता हुआ चला जाएगा, या यूँ कहे कि अब लगभग कम हो गया है। अब उस इलाके में ईरान ही रूस का एकमात्र समर्थन बचा है, लेकिन ईरान खुद इजराइल के साथ सीधी तौर पर जंग में है। वो खुद इस वक्त कमज़ोर है, सीधे तौर पर वो भी रशिया का समर्थन नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका के दोनों ही दुश्मन हैं, तो इस वजह से रूस और ईरान साथ में नज़र आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि रूस की भूमध्य सागर में जो मौजूदगी है अब वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि सीरिया की वजह से ये मौजूदगी थी, लेकिन अब वो कम होती हुई नज़र आ रही है। जो सुविधाएं उसे सीरिया से मिल रही थी अब वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि असद की सरकार अब नहीं है। रूस ने तख्ता पलट में जब हुआ था, उस प्रोसेस में जब विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया, उसमें भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रूस की तरफ से शांत नज़र आई, कोई भी ऐसा बयान नहीं किया गया था। उन्होंने बशर अल असद को शरण देना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनकी दोस्ती है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक शरण भी दी है और ह्यूमैनिटी के तौर पर भी शरण दी गई है। पर रूस ने ये भी दावा किया है कि उसने ये बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट किया है। रूस ने ये साफ कह दिया है कि वो विद्रोहियों के संपर्क में है। इसके अलावा अब हवाई और नौसेना अड्डों को कोई गंभीर खतरा नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है। पर आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। रूस ने असद पर भारी निवेश किया है, सैन्य बल हो, पॉलिटिकल मदद हो या फाइनेंशियल मदद हो, रूस ने हमेशा सीरिया को ये तमाम मदद पहुंचाई है। जाहिर सी बात है असद की सरकार पर अच्छा खासा निवेश हुआ है। अभी ये साफ नहीं है कि रूस अपने अड्डों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, यानी कि जब असद के समय में थे जो पट्टा था वो अब रहेगा या नहीं ये नहीं पता। लेकिन रूस से मिडिल ईस्ट में एक वफादार साथी रूस ने गंवा दिया है, जो असद की सरकार के दौरान था। वैसा साथी अब सीरिया के रूप में बना पाना मुश्किल है, वैसा भरोसा बना पाना मुश्किल है, यानी कि रूस है वो काफ़ी तरह से उसको नुकसान पहुँचा है, चाहे वो भूमध्य सागर में मौजूदगी हो, मिडिल ईस्ट में मौजूदगी हो, और जितने भी उन्होंने असद की सरकार पर निवेश किया था अब वो सरकार ही नहीं बची है। हालांकि रूस ने ये भी दावा किया है कि वो विद्रोही गुट के संपर्क में भी हैं, तो जहाँ तक है रूस ये पूरी कोशिश करेगा कि जितना भी उन्होंने निवेश किया है वो अपने आप को बचा पाएँ, जितने भी बेसिस उनको मिले हैं, जितने भी बेसिस उन्हें मिले हैं वो उनको बचा पाए। तो जाहिर सी बात है रूस की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो ये जंग थी इजराइल और ईरान की, रशिया और यूक्रेन की, इन तमाम जंग ने जाहिर सी बात है कि असद को सीरिया में अकेला छोड़ा, जिस वजह से विद्रोही गुट एकजुट हुए और फिर ये तख्ता पलट हुआ। फिलहाल इसमें इतने ही खबर है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट सामने आता है तो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। इसके अलावा भी क्राइम तक ने कई रिपोर्ट्स ऐसी जारी की हैं जिससे आप तमाम तरीके की चीज़ें सीरिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।